Hello everyone, I am Tariq Anwar. I hope you are fine and doing well. Welcome once again to Ikra online learning platform. Today I am going to discuss about other remaining organs of United Nations. आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है। आज के सेशन का टॉपिक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 मेन ऑर्गन्स को डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने यूनाइटेड नेशन को पढ़ा था, लीग ऑफ नेशन को पढ़ा था। इसी के साथ साथ जनरल असेंबली को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम सिक्योरिटी काउंसिल एंड लाइक वाइज को डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज टॉपिक, द सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। रोल टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी काउंसिल का पर्पज़ है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बनाए रखना। फर्स्ट पॉइंट, टेक्स स्टेप इन डिटर्मिनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट टू पीस और एक्ट ऑफ एग्रेशन। जहाँ कहीं पर भी पीस को थ्रेट लाहक हो, शांति को सलामती को ख़तरा लाहक हो, थ्रेट हो, या कोई भी ऐसा सिचुएशन बनने जा रहा हो जिसके बाद वॉर स्टार्ट हो सकता हो, तो ऐसी सिचुएशन को सिक्योरिटी काउंसिल डिटरमिन करता है और उसके अगेंस्ट स्टेप लेता है। सेकेंड पॉइंट, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क। सिक्योरिटी काउंसिल ये न्यूयॉर्क में लोकेट है। थर्ड पॉइंट, सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट चेंजेस एवरी मंथ ऑन रोटेशन। के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट रोटेशन बेसिस पर हर महीने चेंज होते हैं, बदलते हैं। फोर्थ पॉइंट, टोटल मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 15। के टोटल मेंबर्स सिक्योरिटी काउंसिल के कितने हैं? 15 हैं, और उसमें से 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जिनको 2 ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, ईच मेंबर्स हैज़ 1 वोट। हर मेंबर के पास एक वोट होता है। जब सिक्योरिटी काउंसिल में किसी भी इशू पर डिस्कशन चल रहा हो, डेलिब्रेशन चल रहा हो और डिसीज़न करने की नौबत आ जाए, तो वहाँ पर हर मेंबर के पास एक वोट भी होता है। सिक्स पॉइंट, 5 परमानेंट मेंबर्स, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? फर्स्ट चाइना, सेकेंड फ्रांस, थर्ड रशिया, फोर्थ यूनाइटेड किंगडम एंड फिफ्थ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं। And last point, a member states of UN which is not member of Security Council may participate in discussion, deliberation without a vote when the council consider that country's interests are affected. इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि कोई भी ऐसा मेंबर जो यूनाइटेड नेशन का तो मेंबर है बट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर नहीं है, तो उस स्टेट के किसी इशू पर सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर क्या डेलिब्रेट चल रहा हो, डिस्कशन चल रहा हो, तो आया वो स्टेट पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता है? ऑफ कोर्स वो स्टेट पार्टिसिपेट कर सकता है, अपना ओपिनियन और व्यूज़ भी दे सकता है, एग्री और डिसएग्री भी कर सकता है, बट उसे सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वोट देने का राइट नहीं है। And fifth point, veto power refers to the power of permanent members to veto any resolution of Security Council. वीटो पावर क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग है किसी भी चीज़ को रिजेक्ट कर देना, ना मानना, इनकार कर देना। रेफर्स टू द पावर ऑफ परमानेंट मेंबर्स टू वीटो एनी रेजोल्यूशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। मतलब कि सिक्योरिटी काउंसिल में किसी इशू पर क्या है, रेजोल्यूशन को पास किया गया, अगर इन 5 परमानेंट मेंबर में से किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया, वीटो कर दिया, तो ये उसका राइट है, वो कर सकता है। एंड लास्ट पॉइंट, द अनकंडीशनल वीटो पॉजेस्ड बाय द 5 गवर्नमेंट हैज़ बीन सीन एज मोस्ट अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि जो वीटो पावर 5 परमानेंट मेंबर को दिए गए हैं, ये कहीं ना कहीं अनडेमोक्रेटिक कैरेक्टर समझा जाता है, अलोकतांत्रिक चरित्र
समझा जाता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक और सामाजिक परिषद। फर्स्ट पॉइंट, यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल ये यूनाइटेड नेशन का सेंट्रल प्लेटफॉर्म है और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर, सतत विकास पर इनोवेटिव थिंकिंग को रखता है, डिबेट करता है और रिफ्लेक्ट करता है। इस ऑर्गन को इकोसॉक भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट, वर्क टुवर्ड्स 3 डायमेंशंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोसॉक ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 डायमेंशन पर वर्क करता है। फर्स्ट इकोनॉमिक, आर्थिक, सेकेंड सोशल, सामाजिक, एंड थर्ड एनवायरमेंटल, पर्यावरण। इन 3 डायमेंशन पर इकोसॉक वर्क करता है। थर्ड पॉइंट, ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलो अप टू मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेस एंड समिट्स। यूनाइटेड नेशन के जो मेजर कॉन्फ्रेंस और समिट होते हैं उनको सिक्योरिटी काउंसिल यानी इकोसॉक ये फॉलो अप करता है, उनके साथ कोलैबोरेट करता है, कोऑपरेट करता है। फोर्थ पॉइंट, मेंबर्स 54 फॉर ओवरलैपिंग 3 ईयर्स टर्म। इकोसॉक के 54 मेंबर्स होते हैं और ये 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ओवरलैपिंग इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल कंप्लीट होने से पहले दूसरे स्टेट इसके मेंबर बन जाते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, और इकोसॉक ये न्यूयॉर्क अमेरिका में लोकेट है। एंड लास्ट पॉइंट, करंट प्रेसिडेंट ऑफ इकोसॉक, कि इकोसॉक के करंट प्रेसिडेंट कौन है, तो ये कौन है, दमित्री मैनविल्स्की। Now I am going to discuss about trusteeship council. अब हम ट्रस्टीशिप काउंसिल पर डिस्कस करेंगे, जिसे हिंदी में न्यास परिषद भी कहा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरवाइजर फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज एंड टू प्रमोट देयर एडवांसमेंट टुवर्ड्स सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाने का मकसद और पर्पस ये था कि जो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थे, इसका मतलब ये हुआ कि वो 11 टेरिटरीज जहाँ पर उनकी खुद की सरकार नहीं थी, खुद की हुकूमत नहीं थी, उन 11 टेरिटरीज को किसी स्टेट के साथ मिला देना, या ये कि उनकी खुद की अपनी हुकूमत हो, सरकार हो जाए, ये पर्पस था ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाने का। Second point, trust territories, that is a non-self-governing territory placed under an administrative authority by the Trusteeship Council of United Nations. इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ट्रस्ट टेरिटरीज उसे कहते हैं कि वो टेरिटरी के जहाँ पर गवर्नमेंट ना हो, सेल्फ गवर्नमेंट ना हो, वो स्टेट क्या हो, इंडिपेंडेंट ना हो। तो इस तरह के टेरिटरीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल को बनाया गया था। और इसी के अंडर, यानी कि ट्रस्टीशिप काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, इसी के अंडर, इसके अथॉरिटी के अंडर इन 11 ट्रस्ट टेरिटरीज़ को रखा गया था, ताकि ये ट्रस्टीशिप काउंसिल उसको सुपरवाइज कर सके, उसकी निगरानी कर सके। And fourth point, aims of trusteeship system got fulfilled by 1994. All trust territories attained self-government or independence either as separate states or by joining neighboring independent countries. ट्रस्टीशिप काउंसिल का एम, ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने एम में क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया। 1994 में ये 11 के 11
ट्रस्ट टेरिटरीज क्या हो गए, या तो ये खुद की अपनी हुकूमत बन गई वहाँ पर, या ये कि ये 11 के 11 ट्रस्ट टेरिटरीज नेबर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को क्या कर लिए, ज्वाइन कर लिए, जो यानी कि आज़ाद स्वतंत्र ममालिक थे, देश थे, उनके साथ क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, उनके साथ एड हो गए। एंड फिफ्थ पॉइंट, Trusteeship Council suspended operation on 1 November 1994, a month after independence of Palau, last remaining UN trust territories। इस पॉइंट का मतलब ये हुआ कि जब ट्रस्टीशिप काउंसिल अपने एम्स में सक्सेसफुल हो गया तो 1 नवंबर 1994 को ये अपने ऑपरेशन को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। और एक महीने और सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट टेरिटरीज का वो कौन सा यानी स्टेट है कि जो लास्ट में क्या हुआ था, सेल्फ गवर्नमेंट बन गया था और वो इंडिपेंडेंस हो गया था। तो वो कौन सा यानी टेरिटरीज था, वो पालाओ ये लास्ट टेरिटरीज था जो क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट हो गया था। And last point, by a resolution adopted on 25 May 1994, Trusteeship Council members its rules of procedure dropped annual meets and agreed to meet as occasion required। इस पॉइंट में ये कहना चाहते हैं कि ये जो ट्रस्टीशिप काउंसिल ऑर्गन्स है ये अपने ऑपरेशन को सस्पेंड कर दिया, बट ये कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं हुआ है, ये अब भी एग्जिस्ट करता है। बट चूँकि वो 11 ट्रस्ट टेरिटरीज को इंडिपेंडेंट करना था, उसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या हो गया, सक्सेस हो गया, इसलिए अपने ऑपरेशन को क्या कर दिया, 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड कर दिया गया। बट फ्यूचर में अगर इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो फिर ये क्या है, इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। और 25 मई 1994 में एक रेजोल्यूशन पास किया गया जिसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल ने अपने रूल्स और प्रोसीजर को अमेंड किया। मतलब ये कि उससे पहले हर साल में एक मीटिंग हुआ करती थी ट्रस्टीशिप काउंसिल की, वो अब साल में मीटिंग नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर फ्यूचर में इस तरह के ओकेज़न रिक्वायर होंगे तो फिर वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर देंगे। Now I am going to discuss about International Court of Justice। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फर्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन्स है। रोल, टू सेटल लीगल डिस्प्यूट्स सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स in accordance with international law and to give advisory opinion on legal questions। इसमें कहना यह चाहते हैं कि कोई भी लीगल इशू, कोई भी लीगल डिस्प्यूट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबमिट किए जाते हैं किसी भी स्टेट के द्वारा, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस लीगल डिस्प्यूट को इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग क्या करता है, सेटल करता है। इसी के साथ साथ अगर कोई भी स्टेट किसी भी इशू को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच करता है और ये मालूम करना चाहता है कि ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग कैसा रहेगा, तो उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपनी राय देता है, उसे एडवाइस करता है। And third point, composed of 15 judges elected for 9 years by the United Nations General Assembly and the Security Council। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। और इलेक्ट कौन करता है, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ये दोनों मिलकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए 15 जजेस को इलेक्ट करते हैं जिनका टेन्योर 9 ईयर्स होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इट्स सीट इज एट द पीस पैलेस इन द हैग, नीदरलैंड।
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पर लोकेट है? नीदरलैंड में, हैग, नीदरलैंड में। फिफ्थ पॉइंट, द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो न्यूयॉर्क सिटी में लोकेट नहीं है, बल्कि कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में है। सिक्स पॉइंट, इट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन से हैं? इंग्लिश एंड फ्रेंच। हालांकि हमने यूनाइटेड नेशन में कितने लैंग्वेजेस देखे थे? 6 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, बट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सिर्फ 2 लैंग्वेज क्या हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इन्हीं 2 लैंग्वेज में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्क होते हैं, काम होते हैं। लास्ट पॉइंट, ICJ is the successor of the Permanent Court of International Justice, which was established by the League of Nations in 1920. ICJ ये भी क्या है? सक्सेसर रहा है परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस का। इसको लीग ऑफ नेशन 1920 में इस्टेब्लिश किया था। फॉर एग्जांपल, हम समझते हैं कि जिस तरह लीग ऑफ नेशन के एंड होने के बाद यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, तो यूनाइटेड नेशन भी किसका सक्सेसर है? लीग ऑफ नेशन का। और उसी मोटिव पर, उसी थीम पर यूनाइटेड नेशन भी काम कर रहा है, जिस मोटिव और थीम पर लीग ऑफ नेशन काम कर रहा था। ठीक इसी तरह ICJ से पहले भी एक कोर्ट था जिसे हम परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस कहते हैं, जिसको 1920 में लीग ऑफ नेशन ने इस्टेब्लिश किया था। तो उसी कोर्ट को यानी PCIJ को रिप्लेस कर दिया गया ICJ से, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से। और ICJ को इस्टेब्लिश कब किया गया? 1945, जब यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। फर्स्ट पॉइंट, सेक्रेटरी जनरल and tens of thousands of international UN staff members। सेक्रेटेरिएट, जिसे हम हिंदी में सचिवालय भी कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इसी के साथ लाखों हज़ारों इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन के स्टाफ इसके मेंबर होते हैं। यानी यूनाइटेड नेशन के जितने भी स्टाफ होते हैं, हज़ारों लाखों, और सेक्रेटरी जनरल, ये सब के सब क्या होते हैं? सेक्रेटेरिएट के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज्ड अलॉन्ग विद डिपार्टमेंटल लाइंस, ईच डिपार्टमेंट और ऑफिस हैविंग डिस्टिंक्ट एक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सेक्रेटेरिएट को यानी सचिवालय को डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया गया है, और हर डिपार्टमेंट और ऑफिस की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, और उनके एक्शन एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग होते हैं। वो अपने एक्शन में क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेक्रेटरी जनरल बाय द जनरल असेंबली फॉर अ 5-year रिन्यूएबल टर्म्स। सेक्रेटरी जनरल का अपॉइंटमेंट, थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जनरल असेंबली सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करता है 5 साल के लिए, और ये जो सेक्रेटरी जनरल का पोजीशन है हर 5 साल में रिन्यू भी होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, सेक्रेटरी जनरल इज़ द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एंड हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट। और जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं वो सेक्रेटेरिएट के हेड होते हैं, इसी के साथ साथ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी होते हैं। फोर्थ पॉइंट, लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय ये न्यूयॉर्क में लोकेट है। फोर्थ पॉइंट, करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंटोनियो गुटेरेस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि करंट में सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। बट इनको एंटोनियो गुटेरेस को सेक्रेटरी जनरल ऑफ सेक्रेटेरिएट नहीं कहा जाता है, बल्कि क्या कहा जाता है? सेक्रेटेरिएट के लिए हेड ऑफ द सेक्रेटेरिएट या चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ सेक्रेटेरिएट। मगर एंटोनियो गुटेरेस को यूनाइटेड नेशन का क्या कहा जाता है? सेक्रेटरी जनरल। तो करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है?
एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, नाइन्थ सेक्रेटरी जनरल, जो ये सेक्रेटरी जनरल है करंट में, ये कितने नंबर के हैं? 9वां सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के। एंड फिफ्थ पॉइंट, टुक ऑफिस ऑन 1 जनवरी 2017। एंटोनियो गुटेरेस ने 1 जनवरी 2017 को ऑफिस को होल्ड किया। एंड फिफ्थ पॉइंट, बिफोर बिकमिंग सेक्रेटरी जनरल सर्व एज यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज फ्रॉम जून 2005 टू दिसंबर 2015। और ये सेक्रेटरी जनरल बनने से पहले पहले ये यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं रेफ्यूजीज़ के लिए। 2005 से 2015 तक टेन्योर था, यानी कि पूरे 10 साल ये यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। और इससे पहले पहले लास्ट पॉइंट, सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्चुगल फ्रॉम 1995 टू 2002। और यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर से भी पहले ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और टेन्योर क्या है? 1995 से 2002 तक ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। तो गोया ये इनके पास 3 बड़े पोस्ट रह चुके हैं। पहला ये कि अभी ये करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, और उससे पहले ये यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर भी रह चुके हैं, और उससे पहले ये पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो गाइस, ये यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स थे, मेन यूनिट्स थे, जिनको हमने इस वीडियो में कवर किया। अब आने वाली वीडियो में हम यूनाइटेड नेशन के जो भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको बहुत ही जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।